morning students. Today I am going to start the civics and in chapter number 23. तो पूरे चैप्टर्स नेम पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। बच्चे आज के क्लास में हम लोग पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे और ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सिर्फ इस क्लास में नहीं और कमिंग क्लासेस जो भी आएंगे उस क्लास ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से या हमारे लाइफ में आगे भी ये चैप्टर काफ़ी काम देगा। तो ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट से। तो बच्चे पार्लियामेंट का 3 पार्ट होता है। सबसे पहले प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। मैं बारी बारी से सभी पॉइंट्स को डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हम लोग राज्यसभा के स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे राज्यसभा को हम लोग अपर हाउस के नाम से जाना जाता है और राज्यसभा का जो चुनाव होता है उसमें आम पब्लिक को अलाउ नहीं रहता है, यानी हम लोग उसमें वोटिंग नहीं कर सकते हैं। और राज्यसभा का जो ड्यूरेशंस होता है वो पूरे 6 ईयर के लिए होता है, यानी एक बार जब आप बन गए तो आप 6 सालों के लिए एमपी कहलाएंगे और राज्यसभा के अंतर्गत आप आएंगे। राज्यसभा में जब भी मीटिंग होगा तो उसमें आपको जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बच्चे हमने क्या देखा कि राज्यसभा का जो एमपी का जो इलेक्शंस होता है तो उसमें हम लोग उसमें वोटिंग नहीं करते हैं और राज्यसभा का ड्यूरेशंस जो होता है वो हमारे 6 सालों के लिए होता है। अब है राज्यसभा के जो सदस्य बनते हैं उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशंस होता है। इसमें से पहला क्वालिफिकेशन हमारा है कि मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। उसको भारत का नागरिक होना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, अरुणाचल प्रदेश का हो, तमिलनाडु का हो, गुजरात का हो, बिहार का हो, यानी वो कोई भी स्टेट का होना चाहिए, वही आदमी राज्यसभा का मेंबर हो सकता है। सेकेंड कंडीशन है कि शुड बी 30 ईयर्स एज। उसका एज मिनिमम 30 ईयर्स का होना चाहिए। 30 ईयर्स से कम का आदमी राज्यसभा का मेंबर का चुनाव नहीं लड़ सकता है या सदस्य नहीं हो सकता है। He should not be proclaimed offender। उस पर किसी तरह का कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चलता हो। अगर ऐसा है कि कोई आदमी है वो भारत का नागरिक भी है, 30 ईयर्स को एज भी फुलफिल कर रहा है, अगर उस पर कोई आपराधिक टाइप का या केस मुकदमा चल रहा है तो वो आदमी हमारा राज्यसभा का मेंबर नहीं हो सकता है। His name should be in the voter list। उसके वोटर रजिस्टर में उसका नाम होना चाहिए, उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, उसका एज 30 ईयर्स होना चाहिए और वो भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ये सभी आदमी जो है हमारे राज्यसभा का में मेंबर बन सकता है। उसके बाद हमारा आता है लोकसभा को, जिसको हम लोग लोअर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। और जो लोकसभा का जो मेंबर्स है इसका ड्यूरेशन हमारा 5 ईयर्स का होता है, 5 सालों के लिए होता है। बच्चे अभी हम लोग राज्यसभा के बारे में देख रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा 6 सालों के लिए होता है, जबकि लोकसभा मेरा पूरे 5 ईयर्स के लिए होता है। और लोकसभा को लोअर हाउस के नाम से जाना जाता है। लोकसभा और राज्यसभा में यहाँ पे एक अंतर है, सबसे बड़ा अंतर है कि लोकसभा का सदस्य 5 साल के अंदर किसी कारण से उसको समाप्त किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा में बच्चे ऐसा नहीं है। राज्यसभा का आप मेंबर बन गए तो पूरे 6 सालों तक आपको रहना पड़ेगा। तो लोकसभा का जो मेंबर होते हैं उसका वोटिंग हम लोग करते हैं। पिछले साल की बात करें तो 2019 में हम लोगों ने वोट डाले थे, तो वो जो वोट डाला गया था वो हमारा लोकसभा का चुनाव था और लोकसभा में हम सभी लोग वोट डालते हैं। तो लोकसभा का मेंबर वही आदमी बन सकते हैं जो ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। उसको भारत का नागरिक होना चाहिए, ही शुड बी एज 25 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए और नॉट होल्डिंग द प्रॉफिट द पोस्ट। कोई भी उसको लाभ वाला पोस्ट पर उसको नहीं होना चाहिए। तो ये सब कंडीशन सब यहाँ पे फुलफिल करना पड़ता है और करने के बाद ही हम लोग लोकसभा का मेंबर में बन सकते हैं। अब बच्चे तीसरा जो ग्रुप हमारा आता है और यहाँ पे एक क्वेश्चन एराइज होता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द राज्यसभा एंड लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा में क्या अंतर है, तो हम लोग यहाँ पे उसको डिफरेंस बता सकते हैं। मैं एक बार उसको फिर से रिपीट कर सकता हूँ। राज्यसभा का जो होता है ये हम लोग डायरेक्ट इलेक्टेड हम लोग खुद से नहीं करते हैं, जबकि लोकसभा के मेंबर को डायरेक्ट इलेक्टेड करते हैं। उसके बाद राज्यसभा का एज के लिए 30 ईयर्स का एज होता है, जबकि लोकसभा का हमारा 25 ईयर्स का एज होता है। लोकसभा का ड्यूरेशन हमारा 5 ईयर्स का होता है, राज्यसभा का ड्यूरेशन हमारा 6 ईयर के लिए होता है। तो ये सब राज्यसभा और लोकसभा का यहाँ पे अंतर है।
बच्चे अब यहाँ पे एक चीज़ और आता है, जब हम लोग वोट डालते हैं, चुनाव का रिजल्ट आ जाता है, जो मंत्रिमंडल बनता है, तो उस मंत्रिमंडल में हमारा राज्यसभा और लोकसभा का दोनों का मेंबर चाहे तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। लोकसभा का मेंबर तो भाग लेता ही है, लेकिन राज्यसभा का मेंबर अगर चाहे तो वो भी आदमी उसमें भाग ले सकता है। तो ऐसे जो मंत्रिमंडल बनता है उसमें हमारा राज्यसभा का जो मेंबर होंगे वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तीसरा जो पार्लियामेंट्री का हमारा फॉर्म होता है वो होता है हमारा प्रेसिडेंट का। बच्चे हमारे देश में प्रेसिडेंट को फर्स्ट नागरिक माना गया है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया माना जाता है। और प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है उसमें हम लोग वोट नहीं डालते हैं। तो प्रेसिडेंट में वोट कौन डालता है? तो प्रेसिडेंट का जो वोट डालते हैं वो राज्यसभा का मेंबर होंगे, लोकसभा का मेंबर होंगे, स्टेट का एमएलए होंगे या एमएलसी होंगे। ये चारों मिल करके हमारे प्रेसिडेंट को वोट डालते हैं और फिर प्रेसिडेंट हमारा नॉमिनेटेड होता है। एक बार जब आप प्रेसिडेंट बन गए तो पूरे 5 सालों के लिए आप सेफ रहेंगे, यानी कोई एक्सीडेंटल घटना नहीं होना चाहिए, तभी आप बीच में कुछ हो सकता है, अदरवाइज आप जो है 5 सालों के आप प्रेसिडेंट बन जाएंगे। तो प्रेसिडेंट बन जाने के बाद उनको जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं ये उनको शपथ दिलाते हैं, और शपथ दिलाने के बाद बच्चे उनको जो है एक रहने के लिए विशाल भवन होता है जिसको हम लोग प्रेसिडेंट हाउस कहते हैं, जो कि हमारे दिल्ली में स्थित है, और उसमें हमारा 365 कमरा है। अब ये जो 365 कमरा है ये प्रेसिडेंट चाहे तो हर दिन अपने कमरा को चेंज कर सकता है, लेकिन अब करे या ना करे ये प्रेसिडेंट के ऊपर निर्भर होता है। और ऐसा नहीं कि एक कमरा अगर वेल मेंटेन है तो बाकी कमरा जैसे तैसे रहेगा, नहीं, सभी कमरा जो है वेल मेंटेन रहता है। और प्रेसिडेंट चूँकि हमारे देश के फर्स्ट नागरिक होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स होता है, इसलिए उन पर ज़्यादा खतरों मतलब इस तरह से रहता है, तो वो लोग जो है बहुत सीक्रेट जगह पे और इस तरह से अपना रहते हैं। उसके बाद बच्चे राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट जो काम करते हैं इसके बदले में उनको एक सैलरी दिया जाता है, जो कि आज के डेट में प्रेसिडेंट को 5 लाख पर मंथ जो है उनको सैलरी दिया जाता है। इसके अलावा उनको रहने का, खाने पीने का, आने जाने का, उनमें कई तरह की सुविधाएं उनको दिया जाता है। तो अब प्रेसिडेंट का काम होता है कि प्राइम मिनिस्टर को देखना, प्राइम मिनिस्टर को भी काम होता है कि अपने सभी चीज़ों को देखना। अब प्राइम मिनिस्टर अकेले सारा काम करना चाहे तो वो तो सारा काम नहीं कर सकता है, तो प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करने के लिए एक मंत्रिमंडल का एक टीम बनाया जाता है, और वो मंत्रिमंडल हमारा कोई विदेश मंत्री बनता है, कोई रेलवे मिनिस्टर बनता है, कोई होम मिनिस्टर बनता है, कोई फाइनेंस मिनिस्टर बनता है, कोई डिफेंस मिनिस्टर बनता है। इस तरह से अलग अलग विभागों पर अलग अलग मंत्री बनते हैं, और ये सभी मिलजुल करके काम करते हैं, और फाइनली रिपोर्ट हमारा प्राइम मिनिस्टर हमारा प्रेसिडेंट को देखते हैं। तो इस तरीके से हमारा सारा मंत्रिमंडल, सारे देश का सिस्टम जो है वो काम करता है। ओके बच्चे, तो ये पार्ट 1 है। हम लोग पार्ट 2 में इसके बारे में और डिटेल से जानकारी करेंगे।